बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 हमारी ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। माइक्रोबायोलॉजी जैसे हमने पहले स्टार्ट की हुई थी, हमने हाफ उसको कवर किया, देन हम बायोकेमिस्ट्री पर आए, जिसमें हमने स्टार्ट किया अपना चैप्टर प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स को हमने स्टार्ट किया, उसी को हम फर्दर आज लेकर चलेंगे। कल जो हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। स्ट्रक्चर की बेस पर क्लासिफाई किया, 2 टाइप्स थी उसकी, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। और फिर हमने उसको फंक्शन की बेस पर क्लासिफाई किया, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स थी। कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थी, कुछ रेगुलेटरी थी, कुछ हेरिडिटरी थी। इसी तरह से एक प्रोटीन जो कल हमारी रह गई थी, दैट वाज डिफेंसिव प्रोटीन। जहाँ बचे वर्ड आता है डिफेंस का, दैट मीन्स प्रोटेक्ट करना, बचाना, हिफाजत करना। तो ऐसी प्रोटीन्स जो हिफाजत करेंगी किसी इन्फेक्शन से, किसी पैथोजन से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से, कि जब भी कोई हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो ये प्रोटीन्स पहले एक्टिवेट होकर हमारी बॉडी को इम्यून करना शुरू करेंगी, उसको डिफेंस देंगी, प्रोटेक्शन देंगी। द प्रोटीन्स विच प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट या प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज। एग्जाम्पल हम इसमें दे देंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि हमारी एंटीबॉडीज़ हैं। ये क्या होते हैं, इसको क्लासिफाई हमने किया है विद डायग्राम। हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं हमने ये भी देखा हुआ है। इसको कैसे डिनोट किया जाता है, क्या सिंबल दिया जाता है, हम ये सारी चीज़ें थॉरली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अब आज हमारा टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के काम क्या हैं। अब चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो गया है, तो मेरा ख्याल से आपको प्रोटीन्स के फंक्शंस कुछ हद तक आइडिया हो गया होगा। जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया, क्लासिफाई किया कि कुछ कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं, कुछ हेरिडिटरी का काम कर रही हैं, कुछ जेनेटिक हैं, कुछ रेगुलेट कर रही हैं, कुछ कैटालिसिस कर रही हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। वही सारे फंक्शंस हैं इसके। यहाँ हम इनको थोड़ा सा एलैबोरेट करके, थोड़ा सा इंक्रीज करके लेवल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे फंक्शंस का, प्रोटीन्स के, कि क्या फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकती हैं। द ह्यूमन बॉडी contain 10,000 proteins in which arrangement of amino acid is very specific for proper functioning। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। 10,000 प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। हर प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ऐसा ही है। हमने पहले पढ़ा है, स्टार्ट ही हमने अमाइनो एसिड से लिया था इस चैप्टर का, कि अमाइनो एसिड ही हैं जो कि कंबाइन कर कर प्रोटीन बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती हैं, फिर प्रोटीन बनती है। तो अगर अमाइनो एसिड स्पेसिफिक या प्रॉपर नहीं होगा तो प्रोटीन अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो प्रोटीन के फंक्शन के लिए अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक होना, मखसूस होना, उसकी अरेंजमेंट का मखसूस होना ज़रूरी है। क्लियर हो गया। देन इफ एनी अमाइनो एसिड इज नॉट एट इट्स प्रॉपर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमाइनो एसिड अपनी जगह पर प्रॉपर मौजूद नहीं है, प्रोटीन विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो प्रोटीन अपना काम परफॉर्म
नहीं करेगी सही से। जैसे एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, आमतौर पर हम सुनते हैं, इसको हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। और जहाँ वर्ड आए हीमोग्लोबिन्स, दैट मीन्स 574 अमाइनो एसिड्स, 574 अमाइनो एसिड्स। अब ये 574 अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाएंगे हीमोग्लोबिन की। ऐसे ही है। अगर इन 574 अमाइनो एसिड्स में से कोई एक अमाइनो एसिड भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, सेल की डेथ हो जाएगी। डेथ की रीज़न क्या होगी? ऑक्सीजन की प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, सेल डेथ हो जाएगी और ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर हो गया? इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन, out of 574 amino acids, if one amino acid is not at its proper place, oxygen transport is affected, मतलब डिस्टर्ब, असरअंदाज होना, एंड डेथ में अकर। अब इसके फंक्शंस की हम डिटेल पढ़ेंगे वन बाय वन। पहला फंक्शन एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल, हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा एज अ फंक्शनल प्रोटीन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का भी काम करती हैं कि हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर सपोर्ट देती हैं। तो ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है दोनों का, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। पौधों में भी होगी और एनिमल्स में भी होगी। मेजर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का। एक सेल है, उसके ऊपर जो झिल्ली होगी, जो उसकी मेम्ब्रेन होगी, वो प्रोटीन से बनी होगी, उसका मेजर पार्ट होगा ये। ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आप सबको पता है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं प्रोटोप्लाज्म से ही उनकी आगे लाइफ स्टार्ट होती है। हम स्टार्ट ही सेल की स्टडी ही प्रोटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स का स्ट्रक्चरल मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन का मेजर पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म को बनाने में हेल्प करती है। देन एज एन एनर्जी सोर्स, प्रोटीन जो है एनर्जी का एक बहुत अहम जरिया है। 1 ग्राम प्रोटीन में 3.8 किलो कैलोरीज मौजूद होती है। तो आप देख लें, आप कितना कुछ दिन में खाते हैं तो कितनी एनर्जी आपको मिलती है। मीट लेते हैं, फिश लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं, गोश्त, आटा, चावल, दालें, इन सब में प्रोटीन मौजूद होती है। और सब के अंदर प्रोटीन का जो काउंट है, जो उसकी क्वांटिटी है, वो डिफरेंट होती है। जैसे गोश्त है तो वो प्रोटीन से भरा हुआ है, प्रोटीन रिच सोर्स है। मछली है, प्रोटीन रिच सोर्स है। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो एक अंडा जो है उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होती है। अब 6 ग्राम से आप एनर्जी निकाल सकते हैं कि अगर 6 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3.8 से, तो उसकी एनर्जी निकल आएगी कि एक अंडा हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट 18 पॉइंट समथिंग कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? देन थर्ड वन इज डिफेंस। हमारी बॉडी को डिफेंस मुहैया करेगी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम वायरसेस, फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम इन्फेक्शन। रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं। हर बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन एक्टिवेट होगी। दे प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं। इंटरफेरॉन्स क्या हैं? दे आर रिलीज्ड in response to host cell by viruses.
जब कोई वायरस एज अ पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो एंटीवायरल डिफेंस प्रोड्यूस होगा इंटरफेरॉन्स के जरिए। ये फौरन एक्टिवेट होंगी और हमारी बॉडी को एंटीवायरल डिफेंस प्रोवाइड करेंगी। क्लियर हो गया? देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जिक्र आया, आपको पहले भी बताया है, ट्रांसपोर्ट होनी है गैसेस की, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन एक ऐसा पोर्शन है जो हमारी बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में। तो प्रोटीन्स आगे मेंशन कर दें, हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, हमारे फेफड़ों में से हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन लेकर जाती है, फिर टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक लेकर जाती है। हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ऐसे ही है। तो कौन सी प्रोटीन काम कर रही है? हीमोग्लोबिन। गैसेस के एक्सचेंज में, गैसेस की ट्रांसपोर्ट में, यहाँ एक्सचेंज की जगह आप ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं। होम्योस्टैटिक कंट्रोल, यानी हमारे बॉडी में चीज़ों के लेवल को मेंटेन रखना है। ब्लड है, उसकी सर्कुलेशन मेंटेन हो, ऐसा नहीं हो कि पहले आधी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट करेगा फिर बाकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट करेगा, पहले वॉल्यूम चेंज है फिर वॉल्यूम चेंज है, ऐसा नहीं होगा। डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन्स, ये सारी की सारी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो कि वर्क करती हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल। डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, हीमोग्लोबिन्स, एल्बुमिन्स, दे आर यूज्ड फॉर ब्लड कोआगुलेशन। कौन सी प्रोटीन है ब्लड कोआगुलेशन में? अब विच प्रोटीन इन ब्लड कोआगुलेशन? फिब्रिनोजेन। अगर गैसेस की ट्रांसपोर्ट करनी है तो एक रिक्वायर्ड वॉल्यूम में ट्रांसपोर्ट होनी है, कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। ब्लड में से चीजें ट्रांसपोर्ट होनी है, हीमोग्लोबिन ने करनी है। इसके अलावा मेंटेनिंग द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हमारी ब्लड का वॉल्यूम और ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मुख्तलिफ स्पेसेस के अंदर हमारी बॉडी में जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो लिक्विड मौजूद होता है, उसकी भी सर्कुलेशन को मेंटेन करेगी। क्लियर हो गया? होम्योस्टैटिक कंट्रोल मतलब मेंटेनेंस करनी है। ब्लड को कहीं कट लग गया है, ब्लड ने कोएगुलेट करना है, ब्लड ने जमना है, तो फिब्रिनोजेन ने एक्टिवेट होना है, उसको कंट्रोल करना है। ब्लड ने सर्कुलेट करना है, कितना वॉल्यूम सर्कुलेट करेगा, कितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड सर्कुलेट करेगा, तो ये सारी चीजें प्लाज्मा प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। अभी डिस्कस किया है, प्रोटीन्स कुछ ऐसी हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में, ब्लड को कोएगुलेट करने में, ब्लड को जमाने में काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है फिब्रिनोजेन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाइब्रिनोजेन। देन एक इसका एक्शन और है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन। जहां कॉन्ट्रैक्शन आएगी मसल्स आएंगे, मसल्स आएंगे तो एक्टिन एंड मायोसिन आ जाएगी। जिधर कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड आए हमेशा मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। जहां मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो चीजें वर्क कर रही हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन एग्जाम्पल आ जाएंगे इसकी। देन रेगुलेटरी प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में किसी भी प्रोसेस को, चाहे वो मेटाबॉलिज्म का हो, कैटाबॉलिज्म का हो, एनाबॉलिज्म का हो,
किसने परफॉर्म करना है? प्रोटीन्स। कैसे परफॉर्म करना है? उसको रेगुलेट करना है। उसकी एक खास टाइम लिमिट होगी जिस पे वो स्टार्ट होगा। जब हमारी बॉडी को नीड है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रेगुलेट करेगी उस मैकेनिज्म को। Many proteins regulate body metabolism. इंसुलिन है, पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि इंसुलिन है, प्रोटीन है, हार्मोन है, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रही है बॉडी में। लेवल कम ज़्यादा होगा, इंसुलिन का रिलीज होगा, या इंसुलिन रिलीज नहीं होगी। ये दो ही रीजन हो सकती हैं। क्लियर हो गया? देन hereditary function. They perform its function by combining with nucleic acid. They perform its function by combining with nucleic acids. कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि कंबाइनिंग विद न्यूक्लिक एसिड्स, एक प्रोटीन है न्यूक्लिक एसिड के साथ मिल रही है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए, आरएनए। तो जब भी कोई प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलेगी वो क्या कहलाएगी? हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छे से हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जब भी प्रोटीन किसी के साथ ज्वाइन करेगी उसको वही नाम देना है हमने। प्रोटीन अगर लिपिड के साथ तो लिपोप्रोटीन, प्रोटीन अगर न्यूक्लिक एसिड के साथ तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्या बन जाएगी? न्यूक्लियोप्रोटीन्स। They perform its function by combining with nucleic acids. या they perform its function by forming nucleoproteins. Simply nucleoproteins कह सकते हैं हम इसको। आपके नोट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन्स मेंशन है, यहाँ क्लियर इसलिए किया कि हम पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी क्लैरिफाई कर रही हूँ कि ऐसी प्रोटीन्स जो न्यूक्लिक एसिड के साथ ज्वाइन करेंगे उनको हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहेंगे। देन हाइड्स। हाइड्स नाम आपने पहले सुना है कभी? कहीं पर फार्माकोग्नोजी में या कहीं पर भी नाम सुना हो हाइड्स का। इनसे लेदर बनाई जाती है। जो खालें होती हैं इनसे चमड़ा बनाया जाता है। हाइड्स बेसिकली हम खाल को बोलते हैं। ये जो जानवरों की खालें होती हैं उनकी स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं हाइड्स। इसकी नेचर भी प्रोटीन नेचर होती है। इसको यूज़ किया जाता है लेदर बनाने में, चमड़े बनाने में। वर्ड आपने सुना होगा टैनिंग ऑफ हाइड्स। टैनिंग ऑफ हाइड्स। समझ आ रही है बात की? टैनिंग ऑफ हाइड्स। देन जेलेटिन। जेलेटिन वर्ड किससे निकला है? जेल से। वर्ड निकला है जेल से, मीन जेल वाली नेचर होगी इसकी। अब जेल वाली नेचर हाँ आप देखते हैं अक्सर बेकरी आइटम्स में, बहुत से बेकरी आइटम्स ऐसे हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है। कैप्सूल जो हम मेडिसिन खाते हैं कैप्सूल फॉर्म में, उसका जो शेल बनता है बाहर से, खौल होता है, प्रोटीन से बना होता है, वो है जेलेटिन प्रोटीन। ये जेलेटिन आता कहाँ से है? फ्रॉम वेयर दिस जेलेटिन कम्स? जेलेटिन के बारे में आप लिख लें, इट इज obtained from animals. Obtained from animals.
derived from collagen, derived from collagen obtained from animals body parts, जानवरों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से, और कोलेजन से इसको हम डिराइव करते हैं। फार्मास्यूटिक्स में जब आप कैप्सूल्स पढ़ेंगे, कैप्सूल्स की डोजेज फॉर्म्स पढ़ेंगे, तो वहाँ बड़ी डिटेल से कोलेजन का जिक्र आएगा कि कैसे कोलेजन रिएक्ट करेगा और जेलेटिन ऑब्टेन करेगा। और लास्ट में इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लें, फंक्शन समझ लें कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और एंजाइम्स हैं क्या? ऐसी चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, उसको बढ़ाती हैं, ऐसी चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करवाती हैं, प्रोटीन को तोड़ती हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती हैं, लिपिड्स को तोड़ती हैं, वो एंजाइम्स हैं। उनकी नेचर क्या है कि वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई मसला, कोई बात समझ में नहीं आई? अगर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैंने नोट डाउन किया था कि हाइड जो है, द वर्ड हाइड इज रिलेटेड टू जर्मन वर्ड मीन्स हाउट। द वर्ड हाइड इज रिलेटेड टू जर्मन वर्ड हाउट which means skin. The industry defined the hides as a skin of large animals. Large animals like cattle, cows. इनकी जो स्किन होती है उसको वो नाम देते हैं हाइड का। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो स्टडी करेंगे वो हमारा होगा टॉपिक, जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है इसी चैप्टर की हमने डिटेल करनी है, ओवरव्यू लेना है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें देखी। और इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चनियर दूंगी जिसको आपने खुद से सॉल्व करना है, अपनी असेसमेंट खुद करनी है। आप उसको देख कर करें, आप उसको ज़ुबानी करें, अप टू यू। बेटर कि आप उसको ज़ुबानी करें ताकि आप अपने आप को असेस कर सकें कि आपने क्या गेन किया है यहाँ से। क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।